स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स के पंडित मयंकर में। और आपको याद हो तो मेरा पिछला वीडियो जो चल रहा था वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चल रहा था, जिसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें सिखा चुका था। एक तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिखा चुका था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिखा चुका था, एक्रुअल कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अपन आगे की कुछ और कॉन्सेप्ट इनके अलावा और भी हैं, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ अपन इतने ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो अपन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले समझते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए इसमें इसके नाम से ही अपन को थोड़ा समझ में आता है। मनी में मेजरमेंट मतलब कि मापना, और मनी मतलब कि पैसे। यानी अगर अपन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कुल मिला के अपन को अकाउंट्स में, यानी कि जब अपन अपनी स्टेटमेंट बना रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, सॉरी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का काम जब कर रहे हैं तो अपन को मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। मनी मेजरमेंट का मतलब ये है कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसको अपन मनी में मेजर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट डाउन होंगी। और राइट डाउन किस फॉर्म में होगी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसको अपन बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग का मतलब बता ही चुका था कि अकाउंटिंग का मतलब कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको अकाउंटिंग कहते हैं। सिर्फ लिखने का काम होता है तो अकाउंटिंग होता है। और अकाउंटेंसी का मतलब मैंने बताया था कि जो अपन फाइनल स्टेटमेंट अपने बनाते ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट, वो होता है अकाउंटेंसी। तो कुल मिला के ये है कि सपोज करें कि मुझे किसी ने 1 बैरल या 1 लाख लीटर तेल का ऑर्डर दिया। तो तेल का जब उसने ऑर्डर दिया तो हमारी बात ये हो गई थी कि भाई 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से मैं आपको ईटेबल ऑयल जो है वो दूंगा। तो यहाँ पर अपन मनी में मेजर कर सकते हैं किसको? ऑयल को, 50 रुपये लीटर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिलना, कोई भी ऑर्डर मिलना, और दूसरा ये उसका एग्जीक्यूशन होना, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन का मतलब कि ऑर्डर होने के बाद उसने मुझे एडवांस में कुछ रुपए दिए। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है सिर्फ आपको ऑर्डर मिल गया, और दूसरा हो गया ऑर्डर के बाद आपको एडवांस मिलना, ठीक है। तो जहाँ पर आपको ऑर्डर मिलने के तुरंत बाद एडवांस मिल जाता है, क्योंकि होता है कई चीज़ें आप ऐसी होती है कि आपके पास स्टॉक में नहीं रख पाते, बहुत लमसम क्वांटिटी नहीं रख पाते आप लोग, तो आप बोलते कि भाई आप कुछ एडवांस जमा करवा दीजिए, इसके बाद आप 2-3 बाद हमसे ये माल ले लीजिएगा। तो एडवांस, जहाँ पर एडवांस आ गया, यानी कुल मिला के ये है कि आप उस चीज़ को मनी में मेजर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिलना ट्रांजेक्शन है एक, लेकिन ये बिजनेस में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि ना तो आपके पास पैसे आए हैं और ना ही जा रहे हैं। अपन उस ऑर्डर को मनी में मेजर नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। तो कुल मिला के कि कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हो रहे हैं जिसको अपन मनी में मेजर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करी जाएगी। तो ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मनी कॉन्सेप्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ये तो हो गया फर्स्ट वन। सेकंड वन होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या है कि इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड बहुत सारे, मतलब जो पीरियड्स होते हैं लाइक जनवरी से दिसंबर तक कैलेंडर ईयर कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड जो नॉर्मली अपने इंडिया में चलता है वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च का चलता है। इसके अलावा और भी अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं, जैसे कि 1 जुलाई से 30 जून जो होता है, ये भी एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। लेकिन जनरली ये एग्रीकल्चर या कृषि जो लोग होते हैं, किसान वगैरह जो लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। कुछ लोगों क्या पुराने ज़माने में जो चला आ रहा है कि दीपावली से दीपावली का एक कैलेंडर ईयर होता है। तो ऐसे कैलेंडर ईयर बहुत सारे बने हुए हैं इंडिया में। लेकिन चूंकि अपन यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं, किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं?
अकाउंट से रिलेटेड में बात कर रहे हैं। अकाउंट्स अपन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अकाउंट्स जब अपन बना रहे हैं तो अकाउंट्स बनाते समय अपना जो कैलेंडर जो चलेगा, ठीक है, वो चलेगा 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर टू 31 मार्च, ठीक है। अभी आपको जैसे ध्यान है, आज जैसे 16 जनवरी 22 है, यानी कि अभी ईयर चल रहा है वो 2022 चल रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ अकाउंटिंग पीरियड में, तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि 2022 चल रहा है, यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से ये ईयर चालू हुआ था, जो 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। ये एक अकाउंटिंग पीरियड है। इसके बाद जो 31 मार्च को जो होता है अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, फिर नए साल के अकाउंट्स बनाए जाते हैं कि अपन को इस साल पर्टिकुलर इस साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर चालू होगा वो चालू होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ठीक है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कभी कि इनकम टैक्स भरना या ITR भरना। तो क्या होता है, जो ITR जो इनकम टैक्स होता है वो इसी पीरियड के बेसिस पे भरा जाता है। हर एक बिजनेस कंसर्न जितने भी इंडिया में चल रहे हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस हो, सभी लोग इस अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करते हैं। मैं ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो 12 महीने का 365 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। इस पीरियड में आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, उस प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर, उसके बेसिस पर, उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च के बाद आपकी फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर सरकार को टैक्स जमा करना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स या ITR बोला जाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब कुल मिला के ये कि जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, वो उस टाइम का अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा। थर्ड वन है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपली ये होता है कि कोई भी एसेट्स, देखिए मैंने एक वर्ड यूज करा है एसेट्स। मैं आपको अभी तो नहीं समझा पाऊंगा कि एसेट्स क्या होता है, क्योंकि ये आगे अपने जो भी वीडियोज आएंगे उसमें अपने आप आएगा, क्योंकि इसमें क्या तो 2 टर्म्स होती हैं, एसेट्स एंड गुड्स। सिंपली फिर भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं आपको। गुड्स का मतलब वो होता है किसी भी बिजनेस के लिए, XYZ किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है, उसमें गुड्स का मतलब होता है गुड्स एंड एसेट्स, ठीक है। गुड्स का सिंपली मतलब ये होता है कि जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो वो आपके व्यापार के लिए गुड्स कहलाएगा। जैसे सपोज करें कि आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है, इलेक्ट्रिक आइटम्स की। इलेक्ट्रिक आइटम्स यानी कि जैसे कि ट्यूबलाइट, CFL, पंखा, मिक्सी, कूलर, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिक आइटम है। तो आप आपके बिजनेस में इन चीज़ों को जब परचेज या सेल करते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब इन चीज़ों की डीलिंग करेंगे इलेक्ट्रिक शॉप में, तो वो आपके लिए गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। अभी सपोज करें कि आपकी किराने की दुकान है, ठीक है। किराना तो आप घर में भी यूज़ करते हैं, डेली आप खाना वही बना रहे हैं, तो वो आपके लिए गुड्स हो गया? ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप अपने बिजनेस में जिन चीज़ों को खरीदी या बिक्री करते हैं वो गुड्स कहलाते हैं। किराने की दुकान में आप जो किराने का सामान ला रहे हैं, लाइक वेरियस टाइप्स की जो पल्सेस हुआ, चावल हुआ, जो भी तरह का अनाज हुआ, मसाले हुए या बिस्किट्स वगैरह हुए, टोस्ट हुआ, शैम्पू, कॉस्मेटिक का सामान, जो भी सब चीज़ें हुई है, ये सभी चीज़ें गुड्स हैं। किसके लिए? किराने की दुकान के लिए।
क्योंकि उसका काम क्या है, किराने का आइटम एक तरफ से खरीद के लाता है और कस्टमर्स को बेच देता है, और वो ये सब क्यों कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है। तो वो होता है गुड्स। और दूसरी चीज़ होती है एसेट्स। एसेट्स इंसान क्यों खरीदता है, जब उसके पास मतलब एक लिमिट में पैसा होने लगता है, सेविंग होने लगती है, अर्निंग होने लगती है, अर्निंग के बाद सेविंग होने लगती है, तो उस सेविंग को वो क्या करता है, उस सेविंग को वो जगह जगह इन्वेस्ट कर देता है ताकि उसकी और जो मार्केट में पोजीशन है, गुडविल है, वो और बढ़ती रहे, लोगों को लगे देखो कितना पैसा कमा रहा है बंदा। तो उसके लिए वो क्या करता है कि जो बिल्डिंग खरीदा या लैंड खरीदा या मशीनरी खरीदी या फर्नीचर खरीदा, ये सब उसके लिए क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। उससे उसकी जो पोजीशन है मार्केट में वो बिल्डअप होती जा रही है। तो वो होती है एसेट्स। यानी कुल मिला के गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिसको इंसान प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से खरीदता है, उसके बाद आगे उसको फर्दर कस्टमर्स को बेच देता है। लेकिन एसेट्स वो सिर्फ खरीदता है अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं उसको खरीद के फिर बेच देता है। ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में अपन सिर्फ और सिर्फ एसेट्स के रिलेशन में इसको एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं कि आप जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे या आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो आपकी जो भी एसेट्स होंगी आप उसको हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये क्या मतलब हुआ कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, तो ठीक है। अब मैं इसलिए एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत अच्छा, समझ में बिल्कुल आपको आएगा 100%। मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने एक एसेट्स खरीदी बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग की कॉस्ट है आपकी 20 लाख, ठीक है। ₹20 की आपने एक बिल्डिंग खरीदी। अभी क्या होता है कि जो भी अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का लेन देन अगर होता है तो आपको तुरंत बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना है, बुक कीपिंग करनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जब जो ट्रांजेक्शन आपने एक बिल्डिंग खरीदी 20 लाख की, तो आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एक जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी, बिल्डिंग डेबिट टू कैश या जिससे भी आपने खरीदी है उसका नाम अगर उधारी में खरीदी है तो। अभी आपने खरीदी इसको 20 लाख की। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग की कॉस्ट हमेशा 20 लाख ही रहेगी। हो सकता है अगले 2 साल बाद 3 साल बाद या तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाए, 60 लाख रुपए हो जाए, या डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज होने के बाद इसकी कॉस्ट रह गई 15 लाख रुपए, ठीक है। कॉस्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, इसकी कीमत रह गई है, ठीक है। कॉस्ट तो वो होती है जिसपे जो लागत होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं लागत। जिस कीमत पर आपने कोई भी चीज़ खरीदी है वो कॉस्ट कहलाती है। तो बिल्डिंग की कॉस्ट 20 लाख रुपए थी, 5 साल बाद या तो इसकी कीमत 60 लाख हो गई या घर के 15 लाख रुपए हो गई। लेकिन आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो बैलेंस शीट है उसमें ये बिल्डिंग हमेशा 20 लाख रुपए पर ही शो होगी। कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पर ये कम होती है या ज़्यादा होती है, वो अपन आगे समझेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना है कि कुल मिला के आप जब भी कोई भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें कोई भी अगर एसेट्स है तो उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा कॉस्ट पर होती है। इसके बाद क्या होता है इसमें कि लाइक आपने वो 20 लाख रुपए की बिल्डिंग 40 लाख रुपए में 2 साल बाद बेच दी। उसकी बाजार में कीमत क्या चल रही थी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आपने उसको बेच दिया 40 लाख रुपए में। तो अब आप नया ट्रांजेक्शन क्या बन रहा है, मैं एक चीज़ अपन ने क्या समझी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी में जो ट्रांजेक्शन मेजर हो सके अपन को उसमें रिकॉर्ड करना है। बिल्डिंग बेची 40 लाख रुपए में, बेच दी, मैं बात कर रहा हूँ बेचने की, और आपने कोई एक एग्रीमेंट नहीं करा है, डायरेक्ट बेच दी। तो यहाँ पर जो रुपये आए वो 40 लाख रुपए आए, यानी कि एक कैश फॉर्म हो गया ये।
तो अभी जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, जो पैसे आएंगे तो वो 40 लाख रुपए पर रिकॉर्ड होगी। बिल्डिंग चली जाएगी, 40 लाख रुपए आएंगे, तो जो रुपए आए हैं वो 40 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे आप। क्यों? क्योंकि कॉस्ट चीज थी अलग। अभी यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपका कैपिटल गेन हो गया इस पे, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि कोई भी एसेट्स, मैं सिर्फ बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ एसेट्स, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी तक गुड्स नहीं बोला है कहीं पर भी। गुड्स तो चीज वो होती है जो अपन सिर्फ और सिर्फ व्यापार के पर्पज से खरीदते हैं बेचते हैं, जिसमें प्रॉफिट अर्न हो सके। एसेट्स वो होती हैं कि जो अपन उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख के अपने बिजनेस, अपने पास आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टीज बनाता हुआ जाता है ये, ठीक है। तो एसेट्स को हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आपको सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और, अभी हमारा जो एरिया है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप प्लीज़ अपना भी ध्यान रखें अगर आप लोगों के एरिया में ठंड हो तो। एंड ऑफकोर्स जो कोविड के जो नए रूल्स गवर्नमेंट ला रही है तो उनको भी फॉलो करें, अपना ध्यान रखें, कोविड से भी